हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय एंड वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एड्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम हर एक चीज़ समझने वाले हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी देखेंगे। कुछ समझने के लिए एक दो मैंने डायग्राम लाया है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पूरे वर्ड इस शब्द को हम समझेंगे। आज इस शब्द को समझ लिए तो समझो तुम्हारा आज का मतलब एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया। ठीक है, नीट में तुम्हारा एक क्वेश्चन तो इससे कंफर्म हो गया। 4 नंबर तुम्हारे आज इस छोटे से लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को होता है ना यार। लेबर्स डे मनाते हैं हम, अलग अलग डे मनाते हैं। इंडिया में ब्लैक डे मनाते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उसने एक रेड रिबन एक्सप्रेस यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट एड्स, ठीक है, इस चीज़ को उसने चालू किया। और इसमें हमें जो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं ना, वही जनरल नॉलेज इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाती है बच्चों को में, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस फैलाया जाता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो भारत सरकार, मोदी सरकार, ठीक है, भारत एकजुट, रेड रिबन एक्सप्रेस। अगर कोई मतलब नीट के अलावा कोई दे रहा है जिसमें जनरल नॉलेज पूछ सकता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है यार, रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज हम इस वर्ड को पूरा डाइसेक्शन करेंगे। इसका आज ही हम MBBS वाला डाइसेक्शन इस वर्ड का करेंगे और पूरा का पूरा इस टॉपिक को हम आज समझेंगे। ठीक है, तो इस एड्स वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका पहले फुल फॉर्म हम देखते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे तुम शॉर्ट मैसेज भेजते हो ना, गुड मॉर्निंग का GM, तो GM मतलब गुड मॉर्निंग करते हो ना तुम, तो सेम वैसे ही एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कौन कौन से बड़े बड़े टर्म आ गए हैं, अब इसको एक एक करके समझते हैं। एक्वायर्ड मतलब मैंने बताया था ना इम्यूनिटी वाले चैप्टर, इम्यूनिटी वाले लेक्चर में, एक होता है इनेट, एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब हमें अर्जित होता है। ठीक है, तो एक्वायर्ड होता है, अरे भाई मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाता। जैसे मान लो कोई कुछ कर रहा है, अंदर से कोई बीमारी आ गई, ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर, तो वो इंसान को खुद से हो रहा है ना। लेकिन ये कुछ ऐसे लक्षण है, या तो ये ट्रांसफ़र होंगे, मेनली ट्रांसफ़र ही होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड होते हैं, ऐसे तुम समझो एक्वायर्ड। इम्यूनो, हमारे इम्यूनो वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। डेफिशिएंसी, कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है। ठीक है, सिंड्रोम, अब ये सिंड्रोम क्या वर्ड है? सिम्टम सुना था मैंने, सिंड्रोम क्या होता है? तो जब बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं, जैसे मान लो हमने जब ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज का वाला लेक्चर लिया था, तो उसमें जो एडिक्टेड था उसमें क्या दिखा रहा था कि उसका परफॉर्मेंस गिरेगा, बिहेवियर अलग हो जाएगा, पर्सनल हाइजीन नहीं रखेगा। ये बहुत सारे सिम्टम्स थे ना, जिससे पता लग रहा था कि हाँ कोई एक उधर जा सकता है, ड्रग्स और एल्कोहल की तरफ जा सकता है ना। तो वैसे ही सिंड्रोम वर्ड का मीनिंग है कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स किसी भी इंसान में देखने को मिलते हैं। अब सिम्टम क्या होता है? सिम्टम मतलब लक्षण, कुछ बीमारियों के लक्षण। ठीक है, अभी हम कोई और लक्षण नहीं देख रहे हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ, फीवर, बुखार कोई बीमारी है या लक्षण है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो बुखार होता है वो कोई बीमारी है या लक्षण है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम तो बोलोगे हम तो स्कूल में छुट्टी इसीलिए बोलते थे कि हम बीमार पड़ गए। तो इस टीचर पूछ रहा था कि क्या बीमार, मतलब कैसा बीमार पड़े थे, तो हम बोलते थे हमें बुखार हो गया था, हम बीमार पड़ गए थे, है ना। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है। बॉडी में कुछ और हो रहा होगा, कुछ और दिक्कत आई होगी, तो उसका एक इंडिकेटर है फीवर। ठीक है, तो जब बहुत सारे लक्षण मिल जाते हैं ना, जब बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ से इस वर्ड का मतलब समझ आ गया। ठीक है, तो अब तुम्हें मतलब कोई ये बोले तो झिझकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक अलग ही इमेज बन रखा है इस बीमारी को लेकर। ठीक है, तो तुम्हें अब कोई मतलब इस बारे में तुम ओपनली बात कर सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये ऐसा कोई पाप नहीं है कि इसके बारे में बात किए तो तुम्हें नरक की सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ तुम्हारी जो इम्यूनिटी है उसको लेकर के बहुत सारे सिम्टम्स मिल करके तुम्हारी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, उसी को हम ये बीमारी का नाम बोलते हैं एड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम की कमी, हमारे इम्यून सिस्टम की कमी ही एड्स है। ठीक है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ
कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज वो होती हैं जो कि जन्म से पहले या जन्म के वक्त होती हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये एक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कुछ केसेस में, जैसे जब मदर को HIV हो तो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है, वो एक अलग का चीज़ है, लेकिन ये हमारी लाइफ टाइम में जब हम जीवित होते हैं उसके बाद ये हमें मतलब बीमारी होती है, ठीक है। किसी को भी हो, जिसको भी हो, उसको जन्म लेने के बाद होती है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, NCERT बोलिए कि लाइफ टाइम में होती है, बिफोर बर्थ नहीं होती है, ऐसा। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है, देखो कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है कि या तो जन्म के वक्त हो या तो जन्म से पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि दिस इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल, मतलब कॉन्जेनाइटल का मतलब समझ गए, लेकिन ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, हमें जीवन में आगे चल के मिलती है ये बीमारी, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब पहली बार ये बीमारी दिखी किस में थी, पता कैसे चला था कि हाँ ये बीमारी इस दुनिया में आई है, ठीक है। तो ये 1981 ईयर इंपॉर्टेंट है, NCERT ने दिया है ईयर, ये याद रखना, ये साल जो है ना 1981 1981, ये याद रखना। इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, 1981 में और पिछले 25 साल में ये आया है, ठीक है। इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों को ये बीमारी मार चुकी है, ठीक है। इसका मतलब इतने लोगों को हो रखा है, ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा हो रखा होगा, लाइफ स्पैन बढ़ सकता है, लेकिन बीमारी तो मारेगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये पहली बार 1981 में देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था, ठीक है, और ये पूरे विश्व में फैल चुकी है, ठीक है। ये पिछले 25 साल में पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये फैल चुकी है, इंडिया में भी फैल चुका है ये बीमारी बहुत रैपिडली, ठीक है। 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की ये जान ले चुकी है बीमारी, ठीक है। अब ये बीमारी होती किससे है आखिर में, जैसे मान लो तुम्हें टाइफॉइड है तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम करता है, ठीक है। कोल्ड है तो कोल्ड वाला, कॉमन कोल्ड वाला वायरस करता है, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ गया है, इतना तो हमें समझ आ गया। मलेरिया है तो तुम्हारा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और बाकी सारे तीनों हम वो करते हैं, ठीक है। तो अभी करता, बाय द वे मलेरिया तुम्हारा प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है, तो प्रोटोजोआ करता है। एड्स इज कॉज्ड बाई, अब एक वायरस, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। एड्स को हम HIV भी बोलते हैं। HIV क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जो इंसान के इम्यूनिटी को मतलब कम कर दे, ठीक है, इंसान के इम्यूनिटी में कुछ कमी ले आ दे, वो वायरस HIV वायरस है, ठीक है। और वो क्या करता है, एड्स करता है। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस, और ये सारे के सारे वायरस एक फैमिली के होते हैं, एक कैटेगरी के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। अब ये रेट्रो वायरस और बाकी के वायरस क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दिया था। तुम कार लेने जाते हो तो तुम देखते हो ना कि SUV लेनी है, मिनी SUV लेनी है कि सेडान लेनी है ना। तो ऐसे ही एक कैटेगरी में तुम बांट देते हो ना गाड़ियों को, तो वैसे ही ये वायरस को भी हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो ये जो HIV वाला वायरस है ये एक रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग RNA जीनोम। अब इस वायरस के अंदर है क्या, ये RNA हो गया इसका, ये RNA हो गया इसका, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड मत बना देना फिलहाल के लिए। और इसको एक एनवेलप क्लोज कर रहा है, इतना समझ लो। ये तुम्हारा, ये जो तुम देख रहे हो ना ये फिगर, ये तुम्हारा HIV का वायरस है, सिंपल वर्ड में समझो यार। फिगर 7.6 ये देखो, ये रेट्रो वायरस, यहाँ पे तुम ऊपर कोने में देखो, ये रेट्रो वायरस लिख रखा है, और ये कैसे बना रखा है, एक RNA है और उसको नॉर्मली एक एनवेलप से कवर किया गया है, बस इतना ही है वो। आगे हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता कैसे है, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता कैसे है ये बीमारी। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो, एक इंसान से दूसरे इंसान में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको पहले से बीमारी हो रखी है उसके साथ अगर किसी का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उसको ये बीमारी होगी, ठीक है। बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अब देखो कई लोग होते हैं जिनको एनीमिया हो जाता है, कोई और बीमारी हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। तो अब उस इंसान को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए।
तो अब कहीं ऐसे इंसान से ब्लड ना मिले, जैसे ब्लड डोनेट होता है ना, तो किसी ऐसे इंसान से उसको ब्लड डोनेट ना हो जिसको पहले से ही HIV हो, ठीक है। तो हमें ब्लड लेना है नॉर्मल इंसान को, जिसको कोई बीमारी ना हो और उसका ब्लड हमें हमसे मैच करे, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि हम हेपेटाइटिस बी और एड्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इसीलिए देखो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एक मोड पता चल गया ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उससे पिछले लेक्चर से। तो ये इन्फेक्टेड नीडल्स से भी हो सकता है। इन्फेक्टेड कोई अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है और वो इंट्रावेनसली ले रहा है, नस में ले रहा है अपने, ठीक है, नस में अपने ड्रग्स वाला ले रहा है, मोड ऑफ हमने देखा था ना कि कैसे कैसे ड्रग्स लेते हैं। तो अगर कोई नस में ले रहा है, नस में सिरिंज या निडल से, अगर वो बार बार ग्रुप में शेयर कर रहा है ना, तो उससे भी HIV फैलने की चांसेस होते हैं। फोर्थ, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हेल्थ चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ये वायरस ही तो बीमारी कॉज करेगा यार। अब पूरा का पूरा बीमारी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि पूरा का पूरा बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए, तो बीमारी ट्रांसफ़र होता क्या है, बीमारी होती क्या है? कोई चीज़ आई तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी को वो चीज़ अगर नहीं पसंद है और वो तुम्हारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है, वही तो बीमारी है। किसी को सर्दी हो जाए, जैसे मुझे हो रखी है, किसी को सर्दी हो जाए और पूरा ये नाक जाम रख दे, गला जाम रख दे, तो दिक्कत ही है, नॉर्मल जिंदगी तो जी नहीं पाएगा, तो वो बीमारी तो कहोगे यार, और क्या बोलोगे। तो वैसे ही सेम इस चीज़ में जब ये वायरस HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जब प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी इन्फेंट के पास आता है, तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है इन्फेक्टेड मदर से उसकी बच्चे में, ठीक है। So people who are at high risk of getting this infection includes individual who have multiple sex partners, drugs addict who take drug intravenously, individual who required repeated blood transfusion and children born to HIV infected mother। तो यहाँ पे ये जो चार हमने पढ़े ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन चारों को हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये हाई रिस्क पे होते हैं कि इनको HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। Do you know when people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such condition। अब देखो NCERT बोल रही है कि तुमने ये तो पढ़ लिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से HIV फैल सकता है, इतना तो पढ़ लिया तुमने। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए कब कब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुम्हें मतलब किसी को भी यार नीड कब है, उसकी ज़रूरत कब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ नहीं होता है, किसी से एक से ब्लड लेके दूसरे में ब्लड चढ़ा देना है। तुमने सुना होगा कि यार ब्लड चढ़ रहा है किसी को, जनरल हमारी आम भाषा में यही बोलते हैं कि ब्लड चढ़ रहा है किसी को, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यही होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसीजर दैट रिप्लेनिश द ब्लड सप्लाई आफ्टर एन इलनेस और सर्जरी। इसका मतलब होता है कि ये दोबारा भरता है, मतलब किसी में अगर कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस चीज़ को फुलफिल करता है। A transfusion can assist replace or one of the more component that make up healthy blood if the body is missing one or more of them। अब तुम्हें इतना पता होगा कि यार ब्लड कुछ है थोड़ी ना, ब्लड RBC थोड़ी ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लड में, ठीक है। तो जब उसमें से कोई एक से अधिक कंपोनेंट, एक से अधिक उसमें से चीज़ें, अब तुम ऐसे समझो 4-5 चीज़ों से जनरल एग्जांपल समझो ना यार, 4-5 चीज़ों से मिलकर के एक ब्लड बना है, उसमें से 2 चीज़ मान लो गायब है, तो अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो 2 चीज़ भी हमारी बॉडी में फुलफिल हो जाएगी, उसकी कमी नहीं रह जाएगी। अब उसी को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड की जरूरत किसको पड़ती है? पहला, जो बहुत सीवर सर्जरी जिसकी हुई है या सीरियस इंजरी है, ठीक है, जिसको बहुत भयंकर वाली सर्जरी हुई है या बहुत भयंकर वाली उसको इंजरी हुई है, ठीक है, उसको हम बार बार मतलब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इलनेस लाइक ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, और किडनी डिजीज दैट कॉज अनीमिया, किडनी की बीमारी, किडनी की दिक्कत से भी अनीमिया हो सकता है, ठीक है। ये अभी हमने 2 पढ़ा, ठीक है, NCERT का है, ये NCERT में नहीं है, ये वाला NCERT में नहीं है, ये जो NCERT क्वेश्चन पूछ रही है ये NCERT का है, ठीक है, NCERT का ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये NCERT में नहीं है, ये मैं अपने ओर से दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। तीसरा, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड डिसऑर्डर सच एज थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। मैंने तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ा रखा है, तुम बताओ थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है?
क्वांटिटी है या क्वालिटी वाला, क्वालिटी का दिक्कत होता है थैलेसीमिया में या क्वांटिटी का दिक्कत होता है। सेम सिकल सेल एनीमिया में भी तुम्हें बताना है कि ये क्वालिटी वाली दिक्कत है या क्वांटिटी, मात्रा की दिक्कत है या गुणवत्ता की दिक्कत है। मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी हो रही है। या हीमोफीलिया, अच्छा अब तुम्हें ये भी बताना है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन होते हैं और तुम्हारे सेक्स लिंक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है इन दोनों में से। तो ये थैलेसीमिया में भी दिक्कत हो सकती है, बार बार ब्लड चाहिए होता है, सिकल सेल एनीमिया में भी बार बार ब्लड चाहिए होता है, और हीमोफीलिया में भी बार बार ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कत है। इफ द पर्सन हैज रिसीव्ड रेडिएशन और कीमोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब देखो कैंसर ट्रीटमेंट, मैंने कैंसर भी पढ़ा रखा है तुमको इसी लेक्चर में, इसी चैप्टर में, ठीक है। इसी चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है तुमको कैंसर। प्लेलिस्ट में जाना, तुम्हें मिल जाएगा ये पूरा का पूरा। अच्छा अगर तुम लोग को दिक्कत होती है ना वीडियो फाइंड करने में, तुम मेरे चैनल पे आओ, इधर स्वाइप करो, वीडियो आएगा, इधर स्वाइप करो, शॉर्ट आएगा, एक और स्वाइप करो, तो तुम्हें मिलेगा प्लेलिस्ट। अब उस प्लेलिस्ट में किसी भी जो चैप्टर तुम्हें करना है वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और पूरा वीडियो नंबर 1 से लास्ट तक देख लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वही उसमें मैंने कैंसर के बारे में बताया था। तो अब कैंसर की कुछ ट्रीटमेंट होती हैं, पहला तो सर्जरी होता है, फिर रेडिएशन थेरेपी होता है, फिर अल्फा इंटरफेरॉन से भी करते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसमें कीमोथेरेपी भी एक मेन रोल प्ले करता है और रेडिएशन थेरेपी भी हम मेन रोल प्ले करता है। तो इन रेडिएशन और कीमोथेरेपी से जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसको भी बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV/AIDS इज नॉट स्प्रेड बाई mere touch और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे NCERT बोल रही है कि नॉर्मल हाथ मिलाने से या फिर गले मिलने से HIV नहीं फैलता है, ठीक है। हाथ मिलाने से गले मिलने से HIV नहीं फैलता है। HIV फैलता है जब बॉडी की फ्लूइड्स आपस में कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। इट इज हेंस imperative for the physical and psychological well-being that HIV/AIDS infected person are not isolated from family एंड सोसाइटी। NCERT देखो यार, हमारी सोसाइटी ना बहुत एक अलग लेवल पे जा चुकी है अब, ठीक है। हमारे जो आसपास के लोग हैं वो एक अलग लेवल की सोच में जा चुके हैं, ठीक है। जिसको ये बीमारी हो गई अब वो उसको लोग टच नहीं करेंगे, बात करने से आदमी कतराता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT साफ साफ अवेयरनेस फैला रही है कि जिसको ये दिक्कत है वो फिजिकल और उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबिंगनेस के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको ये बीमारी हो रखी है, जो इससे इन्फेक्टेड है, वो परिवार से और सोसाइटी से आइसोलेटेड ना रहे। उसके मन में ये बात ना आए कि हमको कुछ ऐसा हो गया है जिससे हमको अपनी फैमिली से दूर जाना चाहिए, अपनी सोसाइटी से दूर जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये बेबुनियाद है यार। हाथ मिलाने से, गले लगने से ये बीमारी नहीं फैलती है। ये बीमारी तब फैलती है जब हमारी बॉडी के फ्लूइड्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड से कांटेक्ट में आए तब। देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। इसको हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। जब हमें एक्चुअल इन्फेक्शन हो और जब हमें उसके लक्षण दिखने लगें, इन दोनों के बीच में एक टाइम पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो इस HIV के इन्फेक्शन में वो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कुछ महीनों से लेकर के कुछ बहुत सालों तक हो जाता है, मेनी ईयर्स। यूजुअली 5 से 10 साल लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। मतलब अगर किसी को 10 साल पहले इन्फेक्शन हुआ होगा तो आज पता चलेगा। किसी को 10 साल पहले इन्फेक्शन हुआ होगा उसको आज पता चलेगा, आज उसके बॉडी में लक्षण आएंगे। जैसे मान लो किसी को आज इन्फेक्शन हुआ, अब वो 1-2 दिन में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ महीने में पता लग जाए, लेकिन ये 5 से 10 साल यूजुअली लेता है, नॉर्मली लेता है कि 10 साल के बाद तुम्हें इसके लक्षण दिखने लगेंगे, ठीक है। अब ये लक्षण दिखाता कैसे है? लक्षण दिखाने के कुछ वो तो होगा मेथड। तो देखो अब हमारी बॉडी में ये आता कैसे, पहले ये समझो। ये है तुम्हारा रेट्रोवायरस, HIV का वायरस, ठीक है। इसका वायरल RNA, ये जो देख रहे हो ना तुम ऐसे, ये बीच में E बना रखा है, E, ये तुम्हारा मेन RNA है। अब वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। अब तुम्हारी बॉडी की नॉर्मल सेल में, अब फ्लूइड से आया, अलग अलग हमने मेथड देखे थे कि किससे हमारी बॉडी में आ सकता है। अब हमारी बॉडी में आया, अब ये हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल को, नॉर्मल किसी कोशिका को ये इन्फेक्ट किया, नॉर्मल किसी सेल को ये इन्फेक्ट किया, कर लिया, चलो मान लिए कर लिया। यहाँ पे W देख रहे हो, ये W इसका
आरएनए है, ठीक है, जो W बना है वो आरएनए है। अब ये एनिमल का सेल है, यहाँ से किसी ये इंसान का सेल है, हम भी तो एनिमल ही हैं यार। अब सभ्यता के लिए हम अपने आप को ह्यूमन बोल देते हैं, लेकिन आते तो हम एनिमल किंगडम में ही है ना, या फिर तुम फंजाई में आते हो, आते तो एनिमल किंगडम में ही हो ना। तो ये एक एनिमल की सेल है, ठीक है। उसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो नॉर्मली, ठीक है, कोई दिक्कत उतनी नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अब ये मान लो ये सेल है, ये तुम्हारा वायरस का इन्फेक्शन वाला दिक्कत वो है, ये वायरस है और ये तुम्हारी बॉडी की नॉर्मल सेल है। ये आया और अपना आरएनए इस सेल में डाल दिया। देखो अपना आरएनए, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, समझो यार, एनसीईआरटी खोल लेना, ये जो है वो, ये जो नॉर्मल इसका W बन रहा है वो अब आके यहाँ पे लेट गया, मतलब ये अब बॉडी में आ गई हमारी, ठीक है। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये शायद हमने अभी डिस्कस किया या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन वायरस के पास ये काबिलियत होता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आरएनए से डीएनए बना ले। हमारी बॉडी डीएनए से आरएनए बनाती है, आरएनए से प्रोटीन बनाती है, ये हमने कर रखा है जेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, फ्रांसिस एंड क्रिक का मॉडल, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। तो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज, ये जो प्रोसेस देख रहे हो ना, एज ये इंजाइम है। जिस भी अगर तुम्हें ASE कहीं भी देखने को मिल जाए ना, ASE, तो समझ लेना कि वो एंजाइम की बात हो रही है। अगर यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट ये अगर होता ना तो ये प्रोसेस हो जाता, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाता कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, लेकिन एज लगा दिया इसने, तो अब ये एक एंजाइम है। तो ये आरएनए से क्या बन गया, अब डीएनए बन गया। अब ये हमारी बॉडी की सेल में आ गया है और अपने आरएनए को डीएनए बना लिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। अब ये क्या करेगा, ये डीएनए ये अब हमारे होस्ट के जीनोम में, अब उस सेल के जिस सेल में ये आया है उस सेल में, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना ये साइटोप्लाज्म है, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ पे है। तो अब ये इसके न्यूक्लियस में जाएगा। जीनोम कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियस में ही तो होता है। न्यूक्लियस अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना तो मैं वही बता रहा हूँ कि जीनोम न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, अब इसकी, अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसका कोई बॉस होगा, कोई टेररिस्ट आया, कोई भी आया, गुंडा आया, बॉस को कब्जा कर लिया। अब बॉस को कब्जा कर लिया और खुद वहाँ से बैठ के सिग्नल भेज रहा है, तो कंपनी तो अब उस गुंडे के हिसाब से ही चलेगी ना। भाई पुलिस होती है यार, बहुत होती है, मानता हूँ मैं, लेकिन अभी समझो, कॉन्सेप्ट समझो। कोई बॉस है, कंपनी का मालिक है, उस पर कोई आकर के उसे कैद कर लिया और बॉस खुद बन गया। अब वो जो बोलेगा वही तो कंपनी वाले करेंगे। सेम यहाँ पे वो भी हो रहा है कि आरएनए आया, अब वो डीएनए बन गया। अब डीएनए बन के कंपनी न्यूक्लियस पे कब्जा कर लिया, ठीक है, ये न्यूक्लियस पे तुम्हारा कब्जा कर लिया उस डीएनए ने, वेशभूषा बदल ली अपनी, ठीक है। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये क्या करेगा, अब नॉर्मल काम करेगा, अब नॉर्मल डीएनए से अब आरएनए बनाएगा। पहले इसने अपना भेष बदला, डीएनए बनाया, आरएनए से अपने आप को डीएनए बनाया, डीएनए बना के हमारे जीनोम पे उसने कब्जा कर लिया। अब वो नया आरएनए बनाएगा, इन्फेक्टेड आरएनए बनाया, और ये आरएनए अब इसके ऊपर कोटिंग होगी, नॉर्मल कोटिंग। मैंने बताया था ना यहाँ पे कि वायरस में होता क्या है, ये उसका आरएनए है और वायरल कोटिंग है। तो अब ये आरएनए से डीएनए बनाया था, अपना आरएनए से डीएनए बनाया था, डीएनए ने हमारी सेल पे आकर के कब्जा किया था सेल पे। अब ये सेल फिर से आरएनए बना रही है और आरएनए की कोटिंग हो रही है और नया वायरस बन रहा है HIV का। तो यहाँ से न्यू वायरस बन रहे हैं, बहुत सारे न्यू वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हर एक वायरस हर एक सेल के पास जा रहे हैं, उसमें फिर अपना नाटक कर रहे हैं कि आरएनए से डीएनए बना रहा है, डीएनए बना के हमारी बॉडी की सेल पे, मैक्रोफेजेस पे मेनली अटैक करता है, मैक्रोफेजेस पे, व्हाइट ब्लड सेल की मैक्रोफेजेस पे। तो उस पे जा रहे हैं, हमारी सेल पे अपना कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके फिर आरएनए बना रहे हैं, आरएनए बना के बहुत सारे सेल्स बना रहे हैं अपने आरएनए के, और फिर वो अलग अलग हमारी बॉडी पे जा रहे हैं। ऐसा करने में इनको बहुत समय लगता है, ठीक। यहाँ पे नोट हाईलाइट कर रहे हैं एनसीईआरटी, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव विदाउट वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। तो देखो यहाँ पे बोल रही है कि इन्फेक्टेड सेल, ये जो इन्फेक्टेड सेल है तुम्हारी, ये जो एनिमल की सेल है तुम्हारी, ये सर्वाइव कर सकती है,
कब कर सकती है? जब इसमें वायरस ने अटैक कर दिया है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तब भी ये सेल सर्वाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है? ग्रुप है किसका? HIV के वायरस का, ठीक है। After getting into the body of person, the virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। यही हमने देखा कि इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर आने, इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर आने के बाद ये वायरस उसके मैक्रोफेजेज में जाता है। मैक्रोफेजेज में जाने के बाद उसका RNA DNA में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो वायरस का DNA है वो होस्ट सेल के DNA में, ये होस्ट बायोटेक्नोलॉजी करने दो, तुम समझ जाओगे। ये समझ लो कि ये होस्ट का DNA है और ये तुम्हारे वायरस का DNA है जो RNA से बना है। अब ये क्या हुआ? अब ये दोनों मिलकर के नया जब सेल बनाएंगे, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, अब ये दोनों जब मिलकर के नया सेल बनाएंगे तो इसमें तुम्हारा ये वायरस का DNA भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। अब ये मालिक बन जाएगा उसका, ठीक है। और ये आदेश देता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल को। अब जो जिस सेल पे ये अटैक किया है उसको अब ये डायरेक्शन देता है कि तुम और वायरस के पार्टिकल्स बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे समझो यार, तुम दोबारा समझो। ये चुट्टा आया, ये HIV का वायरस आया, ये हमारे मैक्रोफेज में आया, इसने अपने RNA से अपना DNA बनाया। DNA हमारे जीनोम पे, हमारे एक्चुअल जीन पे आया, हमारे एक्चुअल न्यूक्लियस में आया, हमारे एक्चुअल DNA से जुड़ा, और जुड़ने के बाद वो RNA बनाया, और RNA के बाद इस पे एनवेलप की कोटिंग हुई और ये नया इन्फेक्टेड वायरस सेल बन गया। अब ये अब ये बना रहा है इतने सारे, बहुत सारे, अब ये नए सेल के पास जाकर के अटैक करेंगे, ठीक है। तो इतना इसमें लिख रखा है। The macrophages continue to produce virus in this way, act like a HIV factory। अब HIV फैक्ट्री होती क्या है? HIV की फैक्ट्री क्या होती है? वो तुम्हारा होता है मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस को हम फैक्ट्री ऑफ HIV बोलते हैं, HIV फैक्ट्री, ठीक है। इतना तुम समझ लो। अब देखते हैं आगे। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू हेल्पर टी सेल। अब जो मैंने बताया था ना इम्यूनिटी पढ़ाते वक्त, टाइप ऑफ टी सेल, तो उसमें से हेल्पर टी सेल के पास, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास ये उस पे जाती है, अटैक करती है, रेप्लिकेट करती है और अपने प्रोजनी वायरस को दोबारा से प्रोड्यूस करती है। अब ये हेल्पर टी सेल इसी पे जब ये अटैक करती है तो हमारी इम्यूनिटी में इसका बहुत एक मेन रोल होता है, ठीक है। तो अब हमारी इम्यूनिटी कम करने का दिक्कत यही है, हमारी इम्यूनिटी कम करने का दिक्कत यही है कि इस बीमारी में इम्यूनिटी कम होती है, इसी वजह से होती है कि ये जो वायरस होता है वो हेल्पर टी सेल पे ही अटैक कर देता है, ठीक है। द प्रोजनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब जो नए वायरस बनते हैं वो तुम्हारे, जो ब्लड में नए वायरस बनते हैं वो तुम्हारे दूसरे टी लिम्फोसाइट पे अटैक करते हैं। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। बनती है हमारी बॉडी में, बनती है टी लिम्फोसाइट, लेकिन उससे ज़्यादा अटैक होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा खत्म होती हैं। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट का नंबर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होता है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस पीरियड में जब हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट की मतलब कुटाई चल रही होती है, टी लिम्फोसाइट जब हमारी बॉडी में ख़त्म हो रहे होते हैं, कौन ख़त्म करता है? जो HIV का वायरस है वो ख़त्म करता है। जब तो वो इंसान जिसमें ये बीमारी होती है उसको बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, बुखार, डायरिया रिपीटेड मतलब बाथरूम जाएगा वो, ठीक है, लूज मोशंस और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जब हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट खत्म हो रहे होते हैं। मानता हूँ यार, जब मैं कोई सिम्टम बताता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये तो मेरे में भी दिक्कत हो रही है, कहीं मुझे ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका बहुत एक मतलब मैंने बताया यार 4 स्टेप बताएं, उसमें से अगर कुछ दिक्कत है तो ही ये बीमारी होती है, इतनी आसानी से बीमारी ये नहीं होती है, हलवा थोड़ी है यार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा। अब इसका कहने का मतलब है कि
जब रिपीटेडली हमारी बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट बॉडी में हमारी कम होती हैं, तो वो इंसान छोटे से छोटे बीमारियों से भी इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई से भी, इवन कुछ पैरासाइट होते हैं टॉक्सोप्लाज्मा, उनसे भी हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है। इन सब ये समझो ना कि तुम पहले इतने स्ट्रांग हो कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी तुम्हारे मतलब तुमसे टक्कर नहीं ले सकता, ऐसे समझो। और अब तुम्हें कुछ ऐसा अंदर से खोखला कर दिया गया है, अंदर से तुम्हें इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान भी तुमको पटक के चला जा रहा है, ठीक है। तो इस बीमारी में वही होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी किसी से भी लड़ सकती है, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी पे ही अटैक हो जाए, जब हमारी इम्यूनिटी की सेल्स ही कम होने लगे, तो अब कोई छोटा सा भी अगर बीमारी आए तो वो भी हमें इन्फेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा भी हमें अफेक्ट कर देता है। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिम हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। अब वो इंसान जिसको ये बीमारी हुई होती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। अब वो इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने आप को इन छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी नहीं बचा पाता है। सर्दी हो गई वो भी जान ले सकती है, एक बात बता रहा हूँ बस, ठीक है, वो भी नहीं ठीक होगी। वाइडली यूज डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर एड्स। अब देखो जैसे हमें टाइफॉइड होता है तो उसके लिए विडॉल टेस्ट होता है। अब वैसे ही एड्स के लिए जो इसका टेस्ट होता है जिससे हमें पता लगता है, उसका नाम है एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये एलिसा इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे गुड मॉर्निंग का जीएम शॉर्ट फॉर्म है, वैसे ही एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का शॉर्ट फॉर्म है एलिसा, ठीक है। ये उस टेस्ट का कुछ प्रोसेस है कि जैसे मान लो ये एंटीबॉडी है, ये तुम्हारी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हम एंटीजन हमारे HIV का वायरस और एंटीबॉडी से रिएक्ट कराते हैं, उसमें कुछ कलर्स निकलते हैं, वो कलर्स निकल गए तो समझो कि बॉडी में वो प्रेजेंट है। अब देखते हैं कैसे, ये समझने का है बस, बाकी तुम्हें नाम याद रखना है, वैसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये एंटीबॉडी है, ये तुम्हारा एंटीजन है, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एंटीबॉडी है, ये तुम्हारा एंटीजन है। अब ये इसको दोनों को मिलाया गया, ठीक है, नॉर्मली अब तुम समझो इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ अब दोनों को मिलाया गया, कुछ मिला, फिर इन दोनों में एक सबस्ट्रेट, एक एंजाइम के थ्रू एक सबस्ट्रेट निकाला गया। तो अगर यहाँ पे ये तुम्हारा प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है पिंक कलर का, देख रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं। सैंपल लिया गया, इसको बाइंड किया गया पहले, ठीक है, बाइंड किया गया इससे, फिर इन सबको हटाया गया, फिर इसमें अलग अलग टाइप के, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है वो सेकंड एंटीबॉडी है। ये एंजाइम का काम क्या होता है, पहले यहाँ पे समझो एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को, किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट में बना के खुद हट जाती है ना। तो यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यार एंजाइम लिंक ही ये है एंटीजन और एंटीबॉडी में। एंजाइम के वजह से ही हम, एंजाइम के थ्रू ही हम ये पता करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड में रखो यार, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एंटीबॉडी एंटीजन, इसमें अब एंजाइम आया। अगर ये एंटीजन तुम्हारी बॉडी में नहीं है तो ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, ये सबस्ट्रेट इस प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, ये पिंक कलर नहीं आएगा, ठीक है। जनरली ब्लू आता है और भी कलर आते हैं, लेकिन ये पिंक कलर नहीं आएगा। डायग्राम में पिंक है तो पिंक कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम समझ सकते हो कि सैंपल लिया, उसको बाइंड किया एंटीजन से, उसको वॉश किया, मतलब ये सारी चीज़ें हटाया, बाकी और भी तो चीज़ें आएंगी तो उनको हटा दिया। ये देख रहे हो सैंपल में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इनको हटाया। हमें मतलब है इस रेड वाले एंटीजन से, तो एंटीजन लगाया और बाकी चीज़ें हटा दी, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे वाला टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम हमने इसमें अटैच किया। अब एंजाइम अटैच किया तो सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ से सबस्ट्रेट जा रहा है और इधर से प्रोडक्ट निकल रहा है। तो यहाँ से हमें कलर देख के हम बता देते हैं कि इसको HIV का इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, सिर्फ इतना ही है, और वो भी पार्शियली इफेक्टिव है। पार्शियल का मतलब होता है कम, ठीक है, वो भी पार्शियली इफेक्टिव है,
कंप्लीटली पार्शियली होता है ना, कंप्लीट मतलब पूरा होता है, पार्शियल मतलब कम होता है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, यहाँ पे देखो, ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं ये सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, ये तुम्हारे जीवन की उम्र को बढ़ा सकती हैं, लेकिन कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, ये मौत को नहीं टाल सकती। अगर किसी को HIV हो गया तो उसे मरना है, चाहे आज मरे, 2 साल बाद मरे, 10 साल बाद मरे, 15 साल बाद मरे, मरेगा HIV से ही, ठीक है। विच इज इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। अब इसके प्रिवेंशन भी है यार, अगर बीमारी है तो प्रिवेंशन भी है। पिछले क्लास में हमने देखा भी था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव उपचार से अच्छा होता है। एज एड्स एंड नो क्योर, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बचाव ही इसका सबसे बढ़िया इलाज है। मोर ओवर HIV infection more often spread due to the conscious behavior pattern like is not in something that happen inadvertently like pneumonia or typhoid। देखो यार, ये तुम्हारे दिमाग के बिहेवियर के ऊपर है। बहुत सारे हमने स्टेप देखे थे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर का होना, इंट्रावेनसली ड्रग्स लेना, और भी मदर से चाइल्ड में आना, ठीक है, और सेविंग। लोग बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं सेविंग कराने, ठीक है, तो वहाँ से भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, ये भी याद रखना, वहाँ से भी ब्लड ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इससे भी कुल मिलाकर के जब तक बॉडी का फ्लूइड्स आपस में नहीं मैच होगा, वो भी इन्फेक्टेड इंसान का फ्लूइड अगर नॉर्मल इंसान के फ्लूइड से मैच नहीं होगा तब तक HIV नहीं होगा, ठीक है। तो ये निमोनिया और टाइफाइड जैसा नहीं है, इसमें बॉडी का फ्लूइड्स होना चाहिए। निमोनिया और टाइफाइड तुम्हारे बैक्टीरिया और उससे भी हो सकते हैं, ये मेनली बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये बैक्टीरिया से ही होते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर्स में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। देखो यार, अच्छे हॉस्पिटल्स हमें क्यों चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स हमें क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए ताकि पुअर मॉनिटरिंग से भी कहीं इन्फेक्टेड इंसान से ब्लड लेकर के चढ़ा दिया, कहीं मदर को HIV है लेकिन पता नहीं चला, बेबी को भी हो गया, ठीक है। तो पुअर मॉनिटरिंग के चलते भी, मॉनिटरिंग मतलब देख रेख, तो कमज़ोर देख रेख के चलते भी ये बीमारियां फैल सकती हैं, इसीलिए अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। थोड़ा बिल लगता है लेकिन जाओ। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एज इट हैज़ बिन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तुम्हारा इग्नोरेंस एक्सक्यूज, एक ही यहाँ पे तुम्हारी, वो बोलते हो ना, कुछ एक्सक्यूज देता है इंसान, बहाना मार देता है। एक्सक्यूज का मतलब बहाना ही तो होता है, कुछ ऐसा बता दो जिससे तुम बच जाओ। तो यहाँ पे एक ही, सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि इग्नोरेंस के चलते मत मरो। अगर तुम्हें पता है कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम जिंदा रह जाएंगे, तो उस चीज़ को करने की ज़रूरत क्या है। तो ये अच्छा से कहा गया है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के चलते मत मर जाना, ठीक है। हमारे देश में भी कुछ है यार, अब इतने बड़ा देश है तो कुछ हमारी गवर्नमेंट करेगी ही। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नार्को नहीं है, नार्को टेस्ट होता है, ये नाको है, ठीक है। नेको भी बोल लो यार, जनजी हो तुम लोग, नेको भी बोल लो। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको and the other non-governmental organization NGO are doing a lot to educate people about AIDS। NGOs और NACO हमारे देश में एक संगठन है, संस्था है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है, ठीक है, वो लोगों को एजुकेट बहुत करती है ताकि हम इसके तरफ उजागर हो सकें। इस ये वीडियो भी तो एजुकेशनल वीडियो ही है यार, शेयर कर देना इसी बात पे। WHO, हु नहीं है, कौन नहीं है, ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए ताकि HIV का इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जा सके, ठीक है। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, अब तुम देखते होगे ना कि अलग अलग शहर में अलग अलग ब्लड बैंक होता है, ठीक है। ब्लड बैंक, मनी बैंक नहीं, ब्लड का बैंक। सेफ फ्रॉम HIV, जो कि HIV से सेफ होता है। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, पब्लिक के प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक में सिरिंज, सुई जो होती है वो एक इंसान को लगे फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए, दूसरे इंसान को वो सेम सुई ना लगे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा था, तो उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, गवर्नमेंट करती है। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, अब हमने देखा इंट्रावेनसली ड्रग लेने से भी ये चीज़ फैलती है।
एडवोकेटिंग सेफ इंटरकोर्स, सेफ सेक्स भी मतलब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स ना हो, किसी एक से इंसान मतलब उसका कनेक्शन रहे, तो ये भी इसको भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन। अगर मान लो तुम्हें सस्पेक्ट हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है कि किसी को भी HIV का इन्फेक्शन हो सकता है या मुझे ही हो सकता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसके लिए तुम अपना चेकअप करवा लो, ठीक है। एलिसा टेस्ट या फिर अब डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो ही बताएंगे। आर सम सच स्टेप टेकन, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको लिया जाना चाहिए। इन्फेक्शन विच HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। ये एक ऐसी बीमारी है, HIV का इन्फेक्शन एक ऐसा बीमारी है जिसको छुपाना एक बहुत ही मूर्खता का कारण है, ठीक है। इसको छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान अपने जान के साथ तो खेलेगा ही, दूसरे की जान के साथ भी खेल सकता है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। बुरी नज़र, सोसाइटी एक बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर अच्छी है तो तब तो इतनी अच्छी है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर बुरी हो गई ना तो इंसान को वो अंदर ही अंदर ख़त्म भी कर सकती है, इतनी गंदी सोसाइटी हो जाती है उस समय। तो NCERT लिख रही है कि जो जिन लोगों को HIV का इन्फेक्शन है उनको सिंपैथी की ज़रूरत होती है, करुणा की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनको थोड़ा देख रेख की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि एक सोसाइटी उनको तिरछी नज़र से देखे एकदम मारे कि अलग ही कर दे खुद से, ठीक है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विथ इन अ कलेक्टिव मैनर द चांस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज इंक्रीज मैनीफोल्ड। अब तुम देखो, जब तक सोसाइटी, हमारा समाज इस चीज़ को ये नहीं समझेगा कि ये एक बीमारी है, इसको सही करना चाहिए, तब तक हम इसके स्प्रेड को, इसके मतलब फैलने को हम रोक नहीं सकते। क्योंकि लोग छुपाएंगे, इस डर से छुपाएंगे कि समाज में हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमारी इंसल्ट ना हो जाए, ठीक है। और उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को फैलेगा ये चीज़। तो जब तक हमारी सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सही करना चाहिए, तब तक इसका जो वाइड स्प्रेड है, बहुत लेवल पे इसका जो फैलना है, उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। मैनीफोल्ड पता है क्या होता है? एक नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये इतना सरफेस एरिया है, अब इसको इतना कर दिया तुमने, अब जब इसको फैलाओगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैनीफोल्ड रहता है। नॉर्मली समझने के लिए मैंने बता दिया कि बहुत पहले अगर मान लो किसी को पता है तो 1 से 2 इंसान को हो रहा है वो इन्फेक्शन, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो इंक्रीज मैनीफोल्डली का मतलब होता है कि वो 1 से 10 लोगों तक जा सकता है, मतलब रैपिड इंक्रीज हो सकता है। इट इज अ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। अब देखो यार, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का नहीं ये दिक्कत है, सिर्फ डॉक्टर्स का ये प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स को तो क्या करना है, डॉक्टर को तो ट्रीट करना है। तुम 1 ले आओ या 1 लाख ले आओ, ट्रीट करेगा। बीमारी तुमको है, कोई दवा बनी नहीं है, मरना तुमको है, तुमको मतलब यार जिसको इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेडिकल के स्टाफ्स का भी ये पूरा मतलब ये उसकी जिम्मेवारी है कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। समरी देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन समरी में 1-2 पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जिसको हमें करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप 2 मिनट लगेगा, 2 से 5 मिनट मान लो, ठीक है, कर लेंगे। हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये हमने देखा था कि तुम्हारा जो हेल्थ होता है वो तुम्हारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, सामाजिक, समाज में तुम कैसे रह रहे हो, और साइकोलॉजिकल, तुम्हारी साइकोलॉजी कैसी है, तुम सोचते कैसे हो, एक्शन कैसे लेते हो, इन सबको जब ये सारी चीज़ें सही रहेंगी तब हम बोलेंगे कि ये इंसान हेल्दी है। इसमें से कोई एक भी चीज़ अगर दिक्कत होगी तो इंसान वो हेल्दी नहीं होता है। डिजीज लाइक टाइफॉइड, कोलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया एंड मेनी अदर आर मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ ह्यूमन बींग। टाइफॉइड जैसी बीमारियां, कोलेरा जैसी बीमारियां, निमोनिया, फंगल स्किन पे फंगल का इन्फेक्शन हो जाना, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमंस के लिए टेंशन वाली, सोचने वाली ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया स्पेसिफिकली वन कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, काला पानी का सजा तुमने सुना होगा। हमारे जो महान जो हमारे लोग थे, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनको भी काला पानी का सजा हो गया था। तो वहाँ पे ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ना, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। तो ये जब काटता था तो उनको मलेरिया हो जाता था अक्सर, तो वो इससे उसकी डेथ, इनसे उन लोगों की, उन महान लोगों की डेथ हो जाती थी। अभी भी जिसको काला पानी की सजा होती है ना, वहाँ पे ये मच्छर ही होते हैं, मच्छर, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम फैलाते हैं और वो इंसानों को मतलब डेथ हो जाती है।
इफ़ इट नॉट ट्रीटेड मे प्रूव फेटल, अगर इसकी दवा नहीं की जाए, अब कोई जेल में डालेगा तो उसका दवा थोड़ी करेगा, और अंग्रेज थे वो सब दवा थोड़ी करते सब, तो अगर इसकी दवा ना हो तो ये फेटल जानलेवा भी हो सकता है। बिसाइड पर्सनल क्लीननेस एंड हाइजीन, पब्लिक हेल्थ मेजर लाइक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिकंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स लाइक मॉस्किटोज एंड इम्यूनाइजेशन आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग दिस डिजीज। खुद तुम कैसे रह रहे हो इससे ज़्यादा भी ये मैटर करता है कि पब्लिक में हमारी साफ सफाई कैसी है, पब्लिक हाइजीन हमारा कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटोज जहाँ पे पनप रहे हैं, जहाँ पे पानी है उसको हटा दो। गैम्बूसिया फीस जो होती है वहाँ पे जो पानी में जो वेक्टर तुम्हारे जो मॉस्किटोज होते हैं उनको खाती है, तो इससे हमारे और भी बहुत सारे हमें बचाती है गैम्बूसिया फीस मलेरिया होने से और बाकी सारी बीमारियाँ होने से, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए ताकि वेस्ट का हमारा प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, पानी पीने वाला हमेशा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध। Our immune system plays a major role in preventing the disease when we are exposed to the disease causing agent। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है। द इनर डिफेंस आवर बॉडी इज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रिवेंट इन आवर टीयर्स। हमारे आंसू, जब तुम रोते हो ना तो उसमें एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को खत्म करने वाले कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारी आंसुओं में, ठीक है। तो इसीलिए रो भी लेना चाहिए कभी कभी। और ये हमारे इननेट डिफेंस में आते हैं। इम्यूनिटी में जो इननेट इम्यूनिटी थी वो इसमें आते हैं। स्किन हो गया तुम्हारा, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया तुम्हारा, ठीक है, सलाइवा हो गया तुम्हारा, एंड फैगोसाइटोटिक सेल्स टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू आवर बॉडी। और फैगोसाइटोटिक सेल होती है, माइक्रोफेजेस होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट, अलग अलग चीज़ें होती हैं। WBC हमने पढ़ा था ना, तो उसमें कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स भी होती हैं, ठीक है, फैगोसाइटोटिक सेल्स भी होती है जो कि पैथोजन को हमारी बॉडी में आने से पहले ही खा जाती हैं। इफ द पैथोजन सक्सीड इन गेनिंग एंट्री ऑन आवर बॉडी, अगर इननेट इम्यूनिटी, हमारी प्राइमरी सेल्फ डिफेंस ऑफ द बॉडी, अगर वो फेल हो जाए और पैथोजन हमारी बॉडी में कहीं से भी आ जाए, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बीटा और अल्फा, बी एंड टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती हैं और उन्हें मारना शुरू करती हैं, ठीक है। बी और टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती हैं और उन्हें मारना शुरू करती हैं। बी ह्यूमरल, टी सेल मीडिएटेड, ठीक है। इम्यून सिस्टम है जब मेमोरी, इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है। ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम पर्सन द इम्यून रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड मोर इंटेंस। जब पहली बार होता है इन्फेक्शन कोई आता है हमारी बॉडी में तो वो स्लो होता है, हमारी बॉडी स्लो रिस्पॉन्स करती है। लेकिन अगर सेम इन्फेक्शन दोबारा आ जाए तो हमारी बॉडी बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती है और बहुत मारती है, उनको इतना मारती है कि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। दिस इज फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाई वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसीलिए हमारी बॉडी को ये मेमोरी दिलाने के लिए ही वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बहुत अच्छा प्रोसेस माना गया है। और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में अभी भी तुम्हें कन्फ्यूजन है तो मेरा लेक्चर जाके देख लो। एमंग अदर डिजीज, एड्स एंड कैंसर किल लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। इन सारी बीमारियों के होते हुए भी एड्स और कैंसर हमारे पूरे विश्व में बहुत अधिक लोगों को मारता है। सबसे ज़्यादा जान यही दो बीमारियाँ लेती हैं। एड्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन HIV वायरस इज फैटल। ये बहुत जानलेवा बीमारी है लेकिन कैन बी प्रिवेंटेड इफ सर्टेन प्रिकॉशन और टेकन। एड्स जानलेवा बीमारी है लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर हम कुछ नियमों का पालन करें तो। और वो नियमों का पालन मैंने अभी इसी लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। Many cancers are curable if detected early and appropriate therapeutic measures are taken. Almost many बोला यानी मोस्टली, हर कैंसर नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंसर, ज़्यादातर कैंसर ठीक हो सकते हैं अगर हम उसे पहले ही जांच करा लें और उसकी दवा शुरू कर दें तो। ऑफ लेट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ एंड एडोलेसेंट्स बिकमिंग अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। आज के टाइम पे यूथ में हमारे ड्रग्स और दारू का जो एडिक्शन है, जो लगाव है, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय हो रहा है। बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, दारू और ड्रग्स के लगाव वाले नेचर के चलते दे आर परसीव्ड बेनिफिट लाइक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। अभी लोग लगाव इसमें लगता क्यों है? क्योंकि इनको स्ट्रेस, तनाव से आराम मिलता है, स्ट्रेस से आराम मिलता है। और पीयर प्रेशर, अपने सहकर्मी जो साथी के प्रेशर्स हैं, जैसे मान लो तुम्हारे साथ कोई पढ़ रहा है, वो टॉप मार रहा है, तुम फेल मार रहे हो, तो इसको पीयर प्रेशर, मतलब आपस में जो प्रेशर बन जाता है ना। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में सब लोग 95 ला रहे हैं, तुम 80, 70, 60 पे आ रहे हो, तो ये जो फालतू का प्रेशर होता है ना, इसको मैं फालतू का प्रेशर बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके चक्कर में बचने के लिए, इससे
इसके लिए भी दारू और ड्रग्स का लोग नशा करते हैं। एग्जामिनेशन रिलेटेड एंड कंपटीशन रिलेटेड स्ट्रेस, तो मैं नीट का कंपटीशन का दिक्कत है, 12th के बोर्ड्स का दिक्कत है, तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए लोग इन सब लाइन में जाते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल की लाइन में जाते हैं, ठीक है। इन डूइंग सो ही सी मे गेट एडिक्टेड टू देम, ये ऐसा करने में उनको इसकी लत लग सकती है। एजुकेशन अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट, इनके बुरे असर के बारे में बताना, काउंसलिंग देना, गाइड करना, सीकिंग इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प विल टोटली रिलीव द इंडिविजुअल फ्रॉम दिस एविल्स। इन दुष्ट दानवों से, ड्रग्स और दारू को मैं बोल रहा हूँ, ड्रग्स और दारू दुष्ट दानव है, एविल लिखा है इसमें एनसीईआरटी ने। इनसे बचाने के लिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए और प्रोफेशनल डॉक्टर्स की हमें मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। तुमने पिछले वीडियो में कमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। अब कितनी देर ना बनाऊँ यार, वीडियो तो बनाना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं वो लेने वाला है इवोल्यूशन। उसमें भी आधा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, आधा पार्ट बाकी है, तो वो इस बार कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मेन चैप्टर्स पे जाएंगे, जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 12th में यहाँ तक जो समझने वाला था वो समझने वाला था। बायोटेक्नोलॉजी बच रही है, मुझे पता है बायोटेक्नोलॉजी बहुत समझने वाली चीज़ है, उसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद तो एक तरह से समझो ना तो वो रट्टा मारने वाला है। उसके बाद जो आखिरी के 3-4 चैप्टर्स हैं ना वो रट लो जितना रटना है, ठीक है। इसके बाद हम मेनली बॉटनी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी और ये सब करेंगे, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। तुम्हें जो पढ़ना है अगर बता सकते हो, कमेंट, मेरे कहने पे तो करते नहीं हो, लेकिन अगर कमेंट कर सकते हो कि अगला चैप्टर हम कौन उठाएं, कौन सा लें, तो कमेंट कर देना, वही अगला चैप्टर हम कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास पीपीटी बहुत है। इवोल्यूशन के बाद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इवोल्यूशन पहले कंप्लीट करें, फिर हम 11th पे आएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आसान है यार, मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो तुम बिल्कुल भी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होने वाला है हमारा इवोल्यूशन, ठीक है। टेक केयर।